बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान समाचार। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, किसान कल्याण रही है केंद्र सरकार की प्राथमिकता। बेहतर सिंचाई ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे हैं निरंतर प्रयास। पहले प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ही तिरुवनंतपुरम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से केरल के लोगों को हो रहा है बहुत लाभ। कहा, मछुआरों को लाभ पहुंचाना है हमारी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का वर्ष 2030 तक निर्यात को 3 गुना करने का लक्ष्य। निर्यात बढ़ाने में खेती बाड़ी की होगी अहम भूमिका। खाड़ी देशों को सब्जियों के निर्यात में लगातार हुई है बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में 30 जून तक चलने वाला जल गंगा संवर्धन अभियान उत्साह के साथ जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रत्येक जिले में जल स्रोतों को किया गया चिन्हित। उनके संरक्षण और साफ सफाई पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम ने किसानों के हित में उठाए गए कदम गिनाते हुए उनसे हो रहे लाभों की चर्चा की। मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत का निर्माण गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति इन 4 पिलर्स पर होगा। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में 4 पिलर सबसे अहम है। हम विशेषकर किसानों के हितों को बड़ी प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। किसानों की जेब पर बोझ न पड़े और इसलिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हजारों नए और आधुनिक बीज भी किसानों को दिए। पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश के किसानों को अब तक 5,500 करोड़ रुपए का क्लेम मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी आंध्र के लाखों किसानों के खाते में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बेहतर सिंचाई ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने नदियों को जोड़ने की मुहिम का भी जिक्र किया। आज पूरे देश में सिंचाई के प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है। रिवर लिंकिंग का काम भी, उसका अभियान भी शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले, किसानों को पानी की दिक्कत ना हो। यहां नई सरकार बनने के बाद पोलवरम प्रोजेक्ट में भी नई गति आई है। आंध्र प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों का इस प्रोजेक्ट से जीवन बदलने वाला है। पोलवरम प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो, इसके लिए केंद्र के एनडीए सरकार से राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को ही केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार केरल के विकास से देश के विकास के मंत्र पर भरोसा करती है। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से चल रहे हैं। बीते 1 दशक में हमने केरल को विकास के सोशल पैरामीटर्स पर भी आगे ले जाने का काम किया है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से केरल के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। भारत सरकार केरला के विकास से देश के विकास के मंत्र पर भरोसा करती है। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से चल रहे हैं। बीते 1 दशक में
हमने केरला को विकास की सोशल पैरामीटर्स पर भी आगे ले जाने का काम किया है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से केरला के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे फिशरमैन का बेनिफिट भी हमारी प्राथमिकता है। ब्लू रेवोल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरल के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमने पोन्नानी और पुथियाप्पा जैसे फिशिंग हार्बर का भी मॉडर्नाइजेशन किया है। केरल में हजारों मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड्स भी दिए गए हैं, जिसके कारण उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपयों की मदद मिली है। हमारे फिशरमैन का बेनिफिट भी हमारी प्राथमिकता है। ब्लू रेवोल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरला के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमने पोन्नानी और पुथियाप्पा जैसे फिशिंग हार्बर का भी मॉडर्नाइजेशन किया है। केरला में हजारों मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं, जिसके कारण उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद मिली है। मध्य प्रदेश में 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी के साथ प्रदेश भर में उत्साह के साथ जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में इस अभियान में प्रत्येक जिले में जल स्रोतों को चिन्हित किया गया है और उनके संरक्षण और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जनपद पंचायत ग्राम के उप सरपंच सहित समाज सेवियों ने नागरिकों के साथ श्रमदान किया। श्रमदान के बाद जल संवाद किया गया। संवाद में जल के महत्व को बताया गया। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नदी नालों, कुएं, बावड़ियों एवं कुंड की साफ सफाई की जा रही है। जल स्रोतों के आसपास से गंदगी और गाद को बाहर निकाला जा रहा है। नदी की साफ सफाई एवं गहरीकरण होने से बारिश के दिनों में पानी का अधिक संग्रहण होगा और वाटर लेवल भी बढ़ेगा। ग्रामीणों को पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा। देवास जिले में अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। 10 एकड़ में अमृत सरोवर निर्माण के लिए चिन्हित किए गए हैं। इस भूमि पर बरसात के समय में पानी लबालब भरा रहता है। रोजगार सहायक एवं सचिव ने बताया कि इस क्षेत्र के किसान प्रगतिशील हैं। किसानों ने खेत तालाब बनाने की इच्छा जाहिर की है। तालाब बनने से किसान सिंघाड़ा, मछली पालन आदि कार्य करके कम खर्चे में अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान ग्रामीण विकास एवं भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृदा और नमी संरक्षण डेटा के आधार पर निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करके ग्राम समुदाय और व्यक्तिगत किसानों को उचित सलाह दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत जल ग्रहण विकास परियोजनाओं को जन आंदोलन की तरह क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आम जनता, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। शिवराज सिंह ने कृषि भूमि के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर चर्चा हुई, तो वहीं कृषि और ग्रामीण विकास में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता पर बात हुई। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों की संख्या में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लखपति दीदियों की आजीविका एक आंदोलनकारी रूप है। महिला किसानों की संख्या में आशाजनक प्रगति हुई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात को 3 गुना करने का है। निर्यात बढ़ाने के इस लक्ष्य में खेती बाड़ी की अहम भूमिका होगी। कोविड-19 के बाद से ही कृषि एवं खाद्य पदार्थों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। 2023-24 की तुलना में 24-25 में वृद्धि की ये दर करीब 10% रही है। कई फलों एवं सब्जियों को नए बाजार मिले, वैश्विक स्तर की बेहतर कनेक्टिविटी और देश के इकलौते अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्रयाग से हल्दिया के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों से खाड़ी के देशों को सब्जियों के निर्यात में वृद्धि हुई है। लोगों के फूड बिहेवियर में आमूलचूल बदलाव आया है। यूरोप और अमेरिका में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ी है। योगी सरकार निर्यात के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के पास एक्सपोर्ट हब विकसित कर रही है। इस हब में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी होगी। ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग से प्राकृतिक खेती करने वाले किसान खुशहाल होंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ सरकार का फोकस कृषि विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर भी है। विश्व बैंक के सहयोग से बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर केंद्रित यूपी एग्रीज जैसी योजनाएं भी आने वाले दिनों में निर्यात बढ़ाने में मददगार होंगी। किसान समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर उत्पादन बढ़ा सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर घर और हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुचारू बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया। उन्होंने इस संबंध में जीएसएस से स्थापित किए जाने वाले विकेंद्रीकृत सोलर ऊर्जा संयंत्र के कामों में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बैटरी स्टोरेज सिस्टम को भी लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बरेली गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौशालाओं को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ बायोगैस संयंत्र लगाने और स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ने की योजना पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि गौशालाओं को केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि खेती को पुनर्जीवित करने का साधन बनाया जाए। बैठक में किसानों को गौवंश वितरित करने, वृक्षारोपण और पशुओं के लिए रेडियम बेल्ट लगाने के निर्देश दिए गए। ग्राम खनगवा श्याम की संचालिका को गोबर उत्पादों के उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित भी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज भी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कल दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई एक हिस्सों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई एक इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। दोनों ही राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की मंगरोल मंडी में 1 मई को मूंगफली का भाव रहा
5,140 रुपए। 2 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और मूंगफली का भाव 5,140 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 1 मई को मूंगफली की कीमत थी 5100 रुपए। 2 मई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और मूंगफली 5,050 रुपए पर बिकी। वेरावल मंडी में मूंगफली के भाव को देखें तो यहाँ बीते गुरुवार मूंगफली की कीमत रही 5,000 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और मूंगफली का भाव 5,000 रुपए पर बना रहा। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार बीते साल से ज्यादा हो सकती है। साल 2024-25 के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 113,12,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 101,80,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रबी फसलों में शामिल सूरजमुखी की बुआई साल 2024-25 के दौरान 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी सूरजमुखी की बुआई का ये आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी सूरजमुखी की बुआई में इस साल 26,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के किसान धान, मूंग, उड़द, मूंगफली, फल और सब्जियों की पकी पौध की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में इस समय भिंडी और जूट की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान आलू और बोरो धान की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के चाय बागानों के किसान चाय की पकी पत्तियों की तुड़ाई भी कर लें। असम के किसान फलों, फूलों और सब्जियों को धूप से बचाने के लिए जरूरी उपाय कर लें। यहाँ इस समय आहू धान की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान अदरक, मिर्च और बैंगन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। नागालैंड में किसान सब्जियों और केलों के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। नागालैंड में ही किसान अदरक के खेतों को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं मणिपुर के किसान धान, अदरक और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मिजोरम में इस मौसम में मक्का, धान, लोबिया और गन्ने की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान प्याज और लहसुन की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। त्रिपुरा के किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान भिंडी को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा ने चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी यानी पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह करती है काम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अरुण साव ने कहा कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। वेव समिट के तीसरे दिन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकी पुस्तिका होगी जारी। सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन। गोवा में शेरगांव मंदिर यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।